हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जो हमने बिजनेस जो बेटा बीच में छोड़ा हुआ था। बिजनेस जो क्लास 12th की थी उसके दो पार्ट है, आपको पता ही है, पार्ट ए पार्ट बी। यानी बुक तो एक ही है मगर उसके अंदर पार्ट जो है वो कितने हैं, दो है। पार्ट ए हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, पार्ट बी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था बेटा। आज ये पहला इसका चैप्टर है पार्ट बी का, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, वित्तीय प्रबंध बोल लो या व्यावसायिक वित्त बोल लो। वित्तीय प्रबंध बोल लो या व्यावसायिक वित्त बोल लो। काफी टाइम से वीडियोस जो है रुकी हुई थी, कुछ मैंने लैपटॉप से वीडियोस बनाई क्योंकि फोन नहीं था, ठीक है, और जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूं वो नहीं था। दूसरा क्या दिक्कत थी, बोर्ड भी नहीं था, तो बोर्ड भी बिल्कुल नया लगवाया, फोन नया लिया, माइक लिए हैं अभी, तब जा करके दोबारा से स्टार्ट हुआ है बनाना। और देखो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाला यूनिट नंबर 9 है हमारा। आपकी बुक में अगर यूनिट अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैप्टर बेटा यही है, वित्तीय प्रबंध या व्यावसायिक वित्त। और स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और काफी मतलब देखो पहला चैप्टर तो काफी बड़ा, इवन इसके सारे चैप्टर ही बड़े हैं। जो पार्ट बी है ना उसके चैप्टर क्या सारे बड़े हैं मगर समझने में काफी आसान है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, वित्तीय प्रबंध होता क्या है। तो हमने बोला वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है। तो वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति, धन की प्रभावी प्राप्ति, यानी जो प्रभावी मतलब होगा इफेक्टिव, प्राप्ति मतलब एक तरह से जो मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। तो उसने बोला वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध यानी मैनेजमेंट की उस शाखा से, उस ब्रांच से है जिसका संबंध जो धन है उसकी प्रभावी प्राप्ति, प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है, कि कैसे तुम धन को प्राप्त करोगे और कैसे जो तुमने धन प्राप्त किया है उसका उपयोग करोगे। क्लियर हो गया। देन उसके बाद हमारे पास है वित्तीय प्रबंध की भूमिका। क्या हमारे पास वित्तीय प्रबंध की भूमिका क्या होती है। तो उसमें देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, स्थायी संपत्तियों के निर्धारण में सहायक, किसके, स्थायी संपत्तियों के निर्धारण में सहायक। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जो स्थायी मत होता है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, अगर आप देखो कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आपको देखो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बात, क्या चीज, कि जैसे स्थायी है तो ये फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस है। इसका जो आंसर मैंने बेटा वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस है। अगर आप देखो आपके सबके सब जो हो क्या है तुम्हारा, आप कॉमर्स लाइन के बच्चे हो सारे, ठीक है, तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। पहला फिक्स्ड एसेट यानी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्धारण में सहायक। दूसरा बैलेंस शीट में क्या आता है, करंट एसेट्स, तो उसको बोलते हैं चालू संपत्तियों के निर्धारण में सहायक। तो दो चीज हो गई, एसेट साइड तो ले ली मैंने, फिक्स्ड एसेट्स के निर्धारण में सहायक यानी स्थायी जो संपत्तियां होती है उसके निर्धारण में सहायक। दूसरा चालू जो संपत्तियां होती है उसके निर्धारण में सहायक। दो पॉइंट क्लियर हो गए। बैलेंस शीट में अब इस तरफ लायबिलिटीज आती है तो उसमें देख लेते हैं, दीर्घकालीन व अल्पकालीन यानी लॉन्ग जो टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, वित्त यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण, वित्त के अनुपात का निर्धारण, की जो आपका लॉन्ग टर्म है और जो शॉर्ट टर्म है वो जो वित्त यानी जो पैसा आएगा उसके अनुपात यानी किस रेशियो में रहेगा, लॉन्ग टर्म कितना रहेगा, शॉर्ट टर्म कितना रहेगा, उसके अनुपात का निर्धारण। तो लोन आता है इसमें, लोन की बात हो गई। उसके अलावा दीर्घकालीन वित्त, जो आप दीर्घकालीन वित्त आप ले रहे हो उसके विभिन्न स्रोतों, इसके विभिन्न स्रोत क्या क्या होंगे उसके भी अनुपात का निर्धारण। पहले तो देखो आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म कितना होगा, लॉन्ग टर्म कितना होगा, फिर लॉन्ग टर्म जो है ना दीर्घकालीन उसका भी क्या करना है, विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करना है। और लास्ट आपका ये तो बैलेंस शीट हो गया पूरा। उसके बाद लाभ हानि, ये प्रॉफिट लॉस क्या कर रहा है, तो लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण, लाभ हानि होती प्रॉफिट लॉस जो आपका अकाउंट बनता है उसके भी विभिन्न मदों का निर्धारण। तो जहां तक समझने की कोशिश करना, क्या बोला मैंने, वित्तीय प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध प्रबंध की उस शाखा है, वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति यानी कैसे धन को प्रभावी इफेक्टिव तरीके से एक्वायर करोगे, उसको एक्विजिशन करोगे और कैसे आप उसका उपयोग करोगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा कि जो वित्तीय प्रबंध है उसकी भूमिका क्या है। तो हमने बैलेंस शीट पे हमने कहा स्थायी संपत्ति या स्थायी परिसंपत्तियों के निर्धारण में सहायक। दूसरा चालू परिसंपत्ति या चालू संपत्तियों के निर्धारण में सहायक। नंबर 3 दीर्घकालीन और अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो वित्त होगा उसके अनुपात का निर्धारण, कि लॉन्ग टर्म कितना होगा, शॉर्ट टर्म कितना होगा। इतना करने के बाद जो लॉन्ग टर्म वाला है यानी दीर्घकालीन वित्त है उसके भी विभिन्न स्रोत, आप इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लोगे, आप प्रेफरेंस शेयर से लोगे, आप डिवेंचर से लोगे, इस टाइप की चीजें, तो उसके भी विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। लास्ट में लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लाभ हानि खाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, के विभिन्न मदों का निर्धारण। यहां तक समझ में आ गया सबको। चल
अब आता है व्यावसायिक वित्त बोलो या फिर वित्तीय प्रबंध बोलो। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये चीज, व्यावसायिक वित्त बोलो या वित्तीय प्रबंध बोलो के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य यह है धन संपदा को अधिकतम करना। पहला उद्देश्य क्या है? धन संपदा को अधिकतम करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी धन संपदा को अधिकतम करना। और दूसरा है अन्य उद्देश्य, जो कि ऐसी है हवाबाजी में, तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस पे काम करते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य जो है वो अंशधारियों यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी मतलब शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर लिए होते हैं कंपनी के, वो की धन संपदा यानी जो उसकी वेल्थ है को अधिकतम करना है। तो अंशधारियों की जो धन संपदा है, वेल्थ है, ठीक है ना, उसको क्या करना है? अधिकतम करना है, ठीक है, जिसके लिए अनुकूलतम पूंजी संरचना यानी बिल्कुल सही से, अनुकूल मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा पूंजी की संरचना मतलब स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और साथ में जो कोष है, जो भंडार है आपके पास, उनके जो रिजर्व है आपके पास, उनका भी उचित प्रयोग आवश्यक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो शेयर होल्डर है, आप जिन्होंने आपके शेयर लिए हुए, जो अंशधारी है, उनकी धन संपदा को अधिकतम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले जो आपके पास धन है यानी जो अनुकूल, जो पूंजी संरचना है वो अनुकूलतम होनी चाहिए। और नंबर 2 जो कोष है, कोष मतलब हो गया भंडार यानी रिजर्व है जो, उनका भी उचित प्रयोग करना आवश्यक है। अंशधारी की कंपनी में वर्तमान संपदा, अगर आपसे कोई बोले कि मेरी वर्तमान में कंपनी में मेरे शेयर की क्या वैल्यू है या फिर मेरी धन संपदा क्या है, तो कैसे निकालोगे? अंशों की संख्या, अंशों मतलब शेयर्स की संख्या। मेरे पे कितने शेयर, मान लो मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस के, तो 100 मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा प्रति अंश बाजार मूल्य, यानी अभी एक शेयर का बाजार में क्या रेट चल रहा है। मान लो एक शेयर चल रहा है 50 रुपए का और मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, अभी बाजार में कितना चल रहा है? 50 रुपए। तो 100 × 50 कर दूंगा मैं, कितना निकल जाएगा? 5000। तो 5000 मेरा क्या निकल जाएगा? वर्तमान संपदा निकल के आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अन्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अन्य उद्देश्य भी होते हैं, जैसे तरलता बनाए रखना। तरलता बनाए रखने का मतलब है लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2 जोखिम यानी जो रिस्क होता है उसको कम करना। तो पहला तरलता बनाए रखना, दूसरा जोखिम को कम करना, और नंबर 3 कोषों का यानी जो रिजर्व है उनका उचित उपयोग करना, उनका अच्छे तरीके से क्या करना? उपयोग करना, ताकि जो उनका अपव्यय होता है, अपव्यय बोलो या उपव्यय बोलो एक ही बात है, यानी जो हद से ज्यादा जो खर्चा हो जाता है उससे बचा जा सके, यानी ज्यादा खर्चा ना हो, उनका गलत उपयोग ना हो। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने पहले पढ़ लिया। इसके बाद ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार मैं रिपीट करके इसको मिटा देने वाला हूं। सबसे पहले वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसमें बोला जाता है कि धन की जो प्रभावी प्राप्ति करना और उसके उपयोग से है। समझ में आ गया तक? नंबर 2 वित्तीय प्रबंध की भूमिका। वित्तीय प्रबंध की भूमिका की अगर बात करूं तो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण में सहायक, चालू संपत्तियों के निर्धारण में सहायक, दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात जो होता है उसका निर्धारण करने में सहायक, दीर्घकालीन जो वित्त होगा उसके विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करने में सहायक, और लाभ हानि की जो विभिन्न मदों है उसको निर्धारण करने में सहायक। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, हर वीडियो में बार बार बोलता हूं, ताकि आप एक बार ना सुनो, 2 बार ना सुनो, कभी तो सुनोगे बात को तो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं आपके लिए, ठीक है ना। वरना एक बार रिपीट करके छोटी वीडियो बना के निपटाया जा सकता है, बट मैं कह रहा था बार बार रिपीट करता हूं आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में कैसे ना कैसे बस बैठा सकूं बातों को। उसके बाद व्यावसायिक वित्त या जो वित्तीय प्रबंध होता है उसके उद्देश्य क्या है? तो धन संपदा को अधिकतम करना और अन्य उद्देश्य भी है। तो अगर धन संपदा को अधिकतम करने के लिए बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अंशधारी यानी जो शेयर होल्डर होते हैं उनके धन संपदा को अधिकतम करना होता है, जिसके लिए जो पूंजी संरचना वो अनुकूलतम होनी चाहिए और जो कोष है उनका उचित उपयोग होना जरूरी है, रिजर्व का अच्छे से उपयोग करना है। अगर आपको अंशधारी की कंपनी में वर्तमान संपदा निकालनी है तो आपको अंशों की संख्या लेनी पड़ेगी इनटू प्रति अंश, यानी हर एक अंश पे बाजार का क्या मूल्य चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 2 अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे तरलता बनाए रखना, जोखिम को कम करना और कोषों का उपयोग जो है उचित उपयोग करना, ताकि उनके अपव्यय से बचा जा सके। देन उसके बाद आता है वित्तीय निर्णय। ये मैंने वेरी इंपोर्टेंट लिखा है, वेरी इंपोर्टेंट है। वित्तीय निर्णय क्या होता है? तो बेटा 3 निर्णय होता है, तीनों में से एक ना एक तो पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो वित्तीय निर्णय की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला विनियोग निर्णय। कौन सा निर्णय? विनियोग निर्णय, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 वित्त व्यवस्था निर्णय यानी फाइनेंसिंग डिसीजन। और नंबर 3 लाभांश निर्णय यानी डिविडेंड डिसीजन। तो विनियोग, वित्त व्यवस्था और लाभांश, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी विनियोग निर्णय होता क्या है।
तो विनियोग निर्णय से अभिप्राय यह निर्धारित करने से, यानी विनियोग निर्णय से अभिप्राय जब आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप नहीं कहते हो आपका पैसा बढ़ा, तो आप कहते हैं इस पैसे को एफडी कर लेता हूं, इसका मैं यहाँ डाल देता हूं, इसकी एलआईसी कर लेता हूं, ये सोचते तो ये वही निर्णय है। यानी इसमें आप ये निर्धारित करने से है कि कोषों का, कोष मतलब जो रिजर्व, जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उसका विनियोग विभिन्न संपत्तियों में, यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट है, कोषों का इन्वेस्टमेंट, यानी रिजर्व जो आपका पैसा पड़ा उसका इन्वेस्टमेंट करना, वो भी विभिन्न संपत्तियों में किस प्रकार किया जाए, ये मेन चीज है, किस प्रकार किया जाए। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि यह निर्धारित करने से कि जो कोष है, जो पैसा है, जो रिजर्व है, उसका विनियोग यानी उसका इन्वेस्टमेंट विभिन्न संपत्तियों में किस प्रकार किया जाए, ताकि अब हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले, यही तो ना, ताकि जो निवेशक है यानी जो निवेश कर रहे हैं, निवेशकों के लिए अधिकतम संभव आय अर्जित करने के योग्य हो, ताकि जो निवेश है वो निवेशकों के लिए अधिकतम जो आय है अर्जित कर सके। तो इस किस तरह से हम अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सके ताकि हमें अधिक से अधिक क्या मिले, आय मिले। उसके बाद ये दो तरह के निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं, एक तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और एक होता है अल्पकालीन विनियोग निर्णय। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय जो होता है इसको हम पूंजी बजटिंग भी कहते हैं, कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, पूंजी बजटिंग। जबकि जो अल्पकालीन वाला होता है उसको कार्यशील पूंजी का प्रबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है वित्त व्यवस्था निर्णय। हल्का सा मिटने लग गया, कोई बात नहीं, देख ध्यान से देखो। वित्त व्यवस्था निर्णय क्या होता है, यानी फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। तो वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह निश्चित करने से, इसमें क्या निश्चित करेंगे हम कि जो आवश्यक वित्त है, यानी जो आपको जितने पैसे की आपको जरूरत है, आवश्यक जो वित्त है को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए। तो देखो इस वाले में क्या था, इसमें यह था कि आपका पैसा पड़ा है, आपको उसको कहां किस प्रकार से आप उसे क्या कर सके, निवेश कर सके, यानी विभिन्न संपत्तियों में किस प्रकार से उसको विनियोग कर सके, निवेश कर सके। आपको यह करना था ताकि आप आय अर्जित कर सको, अधिक से अधिक आय अर्जित कर सको। ये यहाँ पे था। यहाँ पे क्या है, वित्त व्यवस्था निर्णय मतलब होता है वित्त की व्यवस्था करना कि आपको पैसे की जरूरत है, आप कहां से पैसे ले सकते हो, इसमें पैसा लेना है, ठीक है ना। तो इसमें ये निश्चित करने से होता है कि जो आवश्यक वित्त है, यानी जो आपको जरूरी पैसे की जो जरूरत पड़ रही है को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से, जो अलग अलग दीर्घकालीन स्रोतों से उसे कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए, यानी किससे कितना लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना लेना है, डिबेंचर से कितना लेना है, ये बात यहाँ पे होती है। जैसे दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, जैसे समतांश मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना लेना है, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना लेना है, संचित लाभ यानी जो रिजर्व है उससे, जो आपका पैसा पड़ा हुआ उससे भी आप ले सकते हो पैसा यूज करने के लिए। ऋण पत्र मतलब होता है डिबेंचर यानी लोन के फॉर्म में भी ले सकते हो। और दीर्घकालीन ऋण मतलब होता है जो आप लंबे टाइम के लिए लोन लेते हो। तो ये डिबेंचर है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, ये डिबेंचर है, ये लॉन्ग टर्म लोन है आदि। तो दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोत क्या है, समतांश, पूर्वाधिकार अंश, संचित लाभ, ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण। क्लियर हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है कि वित्तीय व्यवस्था जो है, वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक कह लो, या वित्तीय व्यवस्था निर्णय को, निर्णय यहाँ पे निर्णय हमारे पास है। तो वित्तीय व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ घटक लिखे हुए हैं, शायद ये एंगल टेढ़ा तो नहीं आ रहा है, सही है। तो वित्तीय व्यवस्था जो निर्णय है उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, पहला लागत यानी कॉस्ट। सीधी बात है, अगर आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है किसी भी वित्त को लेने की, अगर जो लागत है ज्यादा पड़ रही है तो आप नहीं लोगे, सीधी बात है। अगर आपको समतांश पूंजी महंगे पड़ रही है तो नहीं लोगे, अगर आपको ऋण पत्र महंगा पड़ रहा है तो नहीं लोगे, सस्ता पड़ रहा है तो आप लोगे, सीधी बात है। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, लागत। नंबर 2 जो आपको प्रभावित करता है, वित्तीय व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करता है, वो है जोखिम, रिस्क अगर ज्यादा है तो मत लो, रिस्क कम है तो आप ले लो, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास। तो उसने यहाँ पे बोला सबसे पहले कि लागत हो गया और जोखिम निर्णय, यानी लागत यानी कॉस्ट और जोखिम मतलब हो गया रिस्क। इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम वित्त लेने की कोशिश करते हैं, हम पैसा लेने की कोशिश करते हैं मार्केट से। तो दो चीज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, पहला आपका हो गया लागत, दूसरा हो गया आपका जोखिम हो गया। क्लियर हो गया ना, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, खाली ऊपर से बताएं दोनों को। आगे निर्गमन लागतें इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है निर्गमन लागतों के बारे में, तो पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो निर्गमन लागतों से अभिप्राय उन व्ययों से है, व्ययों मतलब खर्चों से है, जो प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटीज, जैसे
इक्विटी शेयर हो गए, आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, कोई भी सिक्योरिटी है, ठीक है, आदि को जारी करने के समय किए जाते हैं। तो ये वो व्यय होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जब हम प्रतिभूतियों को यानी जो सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, इशू मतलब जारी करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू करी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब पूर्वाधिकार अंश आपने जारी किए, या ऋण पत्र आपने जारी किए, तो उस वक्त जो खर्चे लगते हैं, उन जारी करते वक्त जो खर्चे लगते हैं उनको बोलते हैं निर्गमन लागतें। जैसे दलाली हो सकती है, कमीशन हो सकता है, या स्टेशनरी व्यय हो सकता है। अगर आपको पूरा पढ़ना पढ़ सकते हो। अभिगोपकों का कमीशन बोलते हैं इसको। अभिगोपकों का मतलब होता है अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स का कमीशन हो गया, दलाली हो गया, ब्रोकरेज हो गया, और स्टेशनरी व्यय आदि, या कोई भी ऐसी चीज जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो, उस वक्त जो भी खर्चा लगता है उसको निर्गमन लागतें कहते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से? पहला, लागत को ध्यान में रखा जाता है जब भी वित्तीय व्यवस्था की ओर जाते हो, आप निर्णय लेते हो। नंबर 2, जोखिम को देखा जाता है, निर्गमन लागतें देखा जाता है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति बोलो या रोकड़ प्रवाह स्थिति बोल लो खाली। इसका मतलब होता है कि जो कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट है उसको देखा जाता है। बेटा किसको देखा जाता है? कैश फ्लो की स्टेटमेंट को यहाँ पे देखा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला है नियंत्रण को मानना। किसको? नियंत्रण को मानना। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर मान लो आपके यहाँ समता अंश अधिक है, समता अंश मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपके यहाँ अधिक है तो इसका मतलब नियंत्रण अधिक लोगों के हाथों में चला जाएगा। क्योंकि देखो समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। समता अंश वाले कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। क्लियर हो गया? अब जितने ज्यादा समता अंश फैलेगा उतने ज्यादा लोग मालिक क्या होंगे? बढ़ते चलेंगे। अगर मैं रिलायंस के 100 शेयर खरीदता हूं तो मैं भी कंपनी का मालिक हूं। मैं 1 शेयर खरीदता हूं तो मैं भी कंपनी का मालिक माना जाता हूं। किस वे में? कि जिसके पास भी इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कंपनी का मालिक होता है। तो जितना ज्यादा समता अंश अधिक होगा उतना ज्यादा नियंत्रण अधिक लोगों के हाथों में चला जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको नियंत्रण ज्यादा लोगों के हाथों में रखना है या कम लोगों के। अगर ज्यादा लोगों के हाथों में नियंत्रण रखना है तो समता अंश करते रहो, जारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कम लोगों के हाथों में नियंत्रण रखना है तो समता अंश को ज्यादा जारी भार मत करो। उसके अलावा पूंजी बाजार की स्थिति। अगर पूंजी बाजार की जो स्थिति है, कैपिटल मार्केट की स्थिति है, अगर तेजी काल चल रहा है तो क्या होगा? मंदी काल चल रहा है तो क्या होगा? तेजी काल में क्या होता है? अधिक लाभ होता है। और मंदी काल, नाम से पता चला मंदी काल मतलब लाभ जो होगा आपको क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अगर आपको अधिक लाभ हो रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट देखने को किसमें मिलती है? समता अंश में इन्वेस्टमेंट देखने को ज्यादा मिलती है लोगों की। और अगर मान लो लाभ नहीं मिल रहा है, भाई मार्केट डाउन है, तो ऐसे केस में ऋण पत्र, ऋण पूंजी में विनियोग ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग अगर ऋण पत्र में लगाएंगे तो लोगों को पता है कि भाई लोन की तरह पैसा दूंगा तो कम से कम 10% 5% इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। मगर अगर समता अंश पूंजी में वैसी मार्केट डाउन है, अगर वहां पैसा लगाऊंगा तो पूरे पैसे डूब सकते हैं। इसलिए अधिक काल अधिक लाभ होता है तब तो आप समता अंश में लगा सकते हो तेजी के समय, मगर मंदी काल में आपको समता अंश में नहीं लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए? आपको ऋण पूंजी में लगाना चाहिए, विनियोग करना चाहिए। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट। क्लियर? लास्ट है स्थायी प्रचालन लागतों का स्तर। स्थायी मतलब फिक्स, ऐसी लागतें जो कि लगेगी। जैसे मुझे कमरे का यहाँ पे 5,000 रुपए रेंट देना पड़ता है तो देना पड़ता है भाई, चाहे बच्चे आए या ना आए उससे मैटर नहीं करता, देना पड़ेगा। तो वो होगा स्थायी प्रचालन लागतें होती है। ठीक है ना? ऐसे इसने बोला स्थायी प्रचालन लागतें मान लो अधिक है आपके यहाँ या फिर कम है। अगर स्थायी प्रचालन लागतें अधिक है, पहले से ही फिक्स कॉस्ट बहुत सारी है, और जो अलग से टाइम टू टाइम बीच में उल्टी सीधी कॉस्ट लग रही है बीच बीच वाली, वो अलग है ना? तो अगर आपके स्थायी प्रचालन लागतें अधिक है तो ऐसे केस में ऋण पूंजी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आपने ऋण पूंजी ली मान के चलो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट भी क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब स्थायी होता है कि साल का 10%, साल का 12% ऐसे देना पड़ता है। तो ऑलरेडी अगर आपके स्थायी प्रचालन लागतें अधिक है तो आपको ऋण पूंजी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उपयोग किया तो आपको और भी ज्यादा फिर दोबारा इंटरेस्ट के रूप में भी आपको, यानी ब्याज के रूप में भी आपको स्थायी लागत और देनी पड़ेगी। बट आपके यहाँ स्थायी लागतें क्या, प्रचालन लागतें कम है, तो ऐसे केस में आप ऋण पूंजी का उपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? पहला जो कारक है या घटक है वह है लागत। लागत को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी वित्त व्यवस्था निर्णय ले रहे हो। नंबर 2 क्या करना चाहिए? जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना? नंबर 3 उसका रोकड़ प्रवाह की स्थिति, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब कुछ आपको देखना चाहिए। एक बीच में निर्गमन लागतें भी रहेगा। निर्गमन लागतें मैंने कहा था कोई भी प्रतिभूति को जो आप जारी करते हो, इशू करते हो तो उस समय जो व्यय होते हैं उसको निर्गमन लागत कहते हैं, वो ये होता है। उसके बाद और क्या देखना? उसके बाद अगर आपको जो देखना वो
देखना नियंत्रण को मानना। अगर आप चाहते हो कि नियंत्रण बहुत सारे लोगों के हाथों में जाए तो आप समता अंश को अधिक जारी कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि नियंत्रण ज्यादा लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए तो समता अंश को मत करो, उसके बाद ऋण पत्र करो। लोन में कभी नियंत्रण नहीं आता, याद रखना, लोन में कभी भी नियंत्रण नहीं आएगा। तो समता अंश की जगह आप क्या कर दो, ऋण पत्र यानी ऋण अंश क्या कर दो, ऋण पूंजी जो है, ऋण पूंजी जो है, ऋण पत्र जो है वो इशू करो। क्लियर हो गया। कब, अगर आप नियंत्रण को कम रखना चाहते हो, अगर नियंत्रण ज्यादा रखवाना चाहते हो तो समता अंश ठीक है। पूंजी बाजार की स्थिति, अगर तेजी काल है तो लाभ अधिक होगा, उस टाइम पे समता अंश में विनियोग देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर मंदी काल है तो वहां पे लाभ कम होता है तो ऋण पूंजी में यहाँ पे विनियोग देखने को मिलता है। स्थायी प्रचालन लागतों का स्तर, अगर आपके यहाँ ऑलरेडी स्थायी प्रचालन लागतें अधिक है तो ऋण पूंजी में कभी भी क्या उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट अगर आपके यहाँ स्थायी प्रचालन लागतें कम है तो ऐसे केस में आप ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकते हो। यहां तक नोट डाउन कर लो। चलो, अब आता है लाभांश निर्णय। क्या आता है, लाभांश निर्णय आ जाता है। ये होता क्या बेटा, ध्यान से देखते हैं। अभी आपने दो निर्णय तो पढ़ लिया, आपने एक तो पढ़ लिया था कौन सा वाला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विनियोग निर्णय पढ़ लिया। दूसरा वित्त व्यवस्था निर्णय मतलब कौन सा था कि कहां से पैसा लेके आए वाला तरीका, कितने कितने मात्रा में लाना ना, वो था आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। और अब आपके पास जो है वो है लाभांश निर्णय मतलब डिविडेंड डिसीजन। लाभांश यानी लाभ का अंश, लाभ का अंश मतलब पार्ट। तो उसने बोला लाभांश निर्णय से अभिप्राय यह निश्चित करने से कि लाभ का कितना हिस्सा, जैसे मान लो आपने 1000 रुपए कमाए तो लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में, मतलब लाभ का एक पार्ट के रूप में, मतलब डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड बोल सकते हो जो शेयर पे मिलता है, तो लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए। लाभांश के रूप में किसको दिया जाए, अंशधारी को दिया जाए। तो लाभांश निर्णय से अभिप्राय यह निश्चित करने से कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारी को दिया जाए। जैसे मान लो 1000 रुपए कमाया आपने, लाभ कमाया 600 आपने बांट दिया, किसको बांट दिया, अंशधारियों को लाभांश के रूप में। लाभांश मतलब लाभ का अंश यानी डिविडेंड के रूप में। क्लियर हो गया। और कितना भावी आवश्यकताओं, भावी मतलब होता है भविष्य से, भावी, ठीक है। तो भावी आवश्यकता मतलब होता है भविष्य से संबंधित जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, संचित लाभ के रूप में, संचित मतलब जो रिजर्व के रूप में, रिजर्व मतलब बचा करके, ठीक है, व्यवसाय में ही रोक लिया जाए। तो इसमें यह आपको निर्णय लेना पड़ता है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दे दिया जाए। ये रहा, जैसे 600 दे दिया और कितना बचा मैंने, 400 बचा है। तो 400 मैंने क्यों बचाया, क्योंकि वो भावी यानी भविष्य में मेरे को जरूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत आ गई तो चाहिए नहीं पैसा, तो एज अ रिजर्व मेरे को रखना पड़ेगा। तो कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसके, संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में ही रोक लिया जाए। तो कितना पैसा आपको अपने पास ही एज अ संचित लाभ यानी रिजर्व के रूप में रोकना और कितना पैसा आपको बांटना है, यहाँ पे सोचा जाता है। क्लियर हो गया। अब लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक की लाभांश यानी डिविडेंड आपको देना है, कितना देना है, कितना बचाना है, ये सब सोचने के लिए कुछ घटक है, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आप इसका निर्णय ले पाओगे। क्लियर हो गया। घटक तो बहुत सारे हैं, मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं, काफी है, बहुत होते हैं, ठीक है ना। पहला, आय की मात्रा। सबसे पहला आप चेक करो कि आपकी आय की मात्रा क्या है, यानी कितनी कितनी मात्रा में आप आय अर्जित कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2, आय की स्थिरता भी चेक करो, क्योंकि अगर मान लो आय कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम हो रही है तो ऐसे केस में डिविडेंड बांटना रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा था तब तो आपने डिविडेंड दे दिया, अब बहुत कम है तो आप डिविडेंड दे दोगे, नहीं दे पाओगे ना, तो तब डिविडेंड नहीं दे पाओगे, ऐसे केस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आय की मात्रा भी देखनी है और ये देखना कि स्थिरता है कि नहीं है, मतलब आय जैसा अगर पिछली बार अगर मैंने 1000 कमाया तो इस बार भी 1000 कमाया है या नहीं कमाया, उसके आसपास कमाया नहीं कमाया, और बिल्कुल बोलोगे आप 100 रुपए कमाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आय की मात्रा, आय की स्थिरता को ध्यान देना है। उसके अलावा लाभांश की स्थिरता, कि लाभांश आप कैसे दे रहे हो। मान लो आपने 10% देना है तो 10% आप 10% के रेट को हमेशा रखना चाहते हो, जैसे 10% या, तो वो स्थिरता भी आपको देखना है कि लाभांश की स्थिरता क्या होनी चाहिए, डिविडेंड की स्थिरता क्या होनी चाहिए। तो आय की मात्रा, आय की स्थिरता, लाभांश की स्थिरता, 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट, ठीक है ना। उसका रोकड़ प्रवाह की स्थिति यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्थिति, ये पूरा जो चैप्टर है ना वित्त व्यवस्था वाला, इसमें 2-3 पॉइंट तो काफी कॉमन आते हैं। रोकड़ प्रवाह तो हर जगह आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। इवन लागत भी देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ क्या कर वर भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो दिखती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर लिख सकते हो, कर वाला पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कर में भी दिक्कत होती है वैसे, ठीक है ना, डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सरकार की जो कर नीति है
तो कर नीति भी क्या करती है, प्रभावित करती है कि कर अगर ज़्यादा होगा तो किस पे लग रहा है, ये भी कंपनी पे लग रहा है या जिसको मिल रहा है उस पे लग रहा है, वो देखना पड़ता है। उसके हिसाब से क्या है लाभांश निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। तो आय की मात्रा देखनी है, आय की स्थिरता देखनी है, 2 पॉइंट हो गए। फिर लाभांश की स्थिरता भी चेक करनी है, साथ ही साथ रोकड़ प्रवाह की स्थिति यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। साथ ही साथ सरकार की जो कर नीति है उसको ध्यान दो। विकास की संभावना है, आगे जाकर के विकास की संभावना है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना। विकास की संभावना आगे जाकर के जो कंपनी है, जो आपकी जो बिजनेस है उसका आगे विकास संभव है या नहीं है। उसके अलावा अंशधारी की प्राथमिकता, अंशधारी चाहते क्या है ये भी पूछ लो, यानी जो शेयर होल्डर है वो चाहते क्या है। बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको नियमित रूप से आय मिलती रहे। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ना हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम मिलता रहे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे हर पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी जो शेयर की वैल्यू ना बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, कंपनी ग्रो करे, जिससे कि मेरे को आगे जाके मेरा जो शेयर है मेरा अगर मान लो 1000 रुपए खरीदा था तो 10,000 रुपए हो जाए, ठीक है। तो 2 तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो, या तो आप लगातार पैसा लेते रहो उससे बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर आप पैसा नहीं लेते हो तो कंपनी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर लेती है, कहीं यूज करती है, जिससे और अपने प्लांट के आकार को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी का शेयर लगातार बढ़ता चला जाता है। जो शेयर आपने कभी 100 रुपए का खरीदा होता था वो शेयर आपका 1-1 लाख रुपए या 10-10 हजार रुपए तक का पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो सोचो ना, एक शेयर अगर आपने 100 रुपए खरीदा था, आज वो 10,000 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब 99 रुपए से आपका शेयर बढ़ गया। और आपने मान लो ऐसे अगर आपने मतलब 1000 शेयर खरीदे तो 99 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सोचो कितना रुपया आपने कमा लिया एक बार में, ठीक है। तो ये 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है सिर्फ डिविडेंड दो, तो डिविडेंड लेने वाले होते हैं जो नियमित आय चाहिए जिनको, तो जिनको नियमित रूप से आय चाहिए ना, ऐसे कंपनी के पास पैसा कम बचता है तो कंपनी का जो ग्रोथ का जो संभावना होती है थोड़ी कम देखने को मिलती है, कंपनी का पैसा थोड़ा कम देखने को मिलता है ऐसे केस में। बट दूसरे केस में लोग कहते हैं मुझे नियमित आय नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप ना उस पैसे का यूटिलाइज करके शेयर की वैल्यू बढ़ाओ, कंपनी को ग्रो करो, जिससे अल्टीमेटली फायदा तो भाई शेयर होल्डर को होना ही होना है, दोनों टाइप से फायदा होता है, ठीक है ना। तो वो शेयर होल्डर की प्राथमिकता पर डिपेंड करता है, शेयर होल्डर चाहता क्या है, लाभांश के रूप में ज्यादा पैसा चाहता है, ठीक है, या कंपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा बचा ले, जिससे कि क्या आगे अल्टीमेटली फायदा तो इसी का होगा कि इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा पूंजी बाजार तक पहुंच, अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है ना, आपको पैसा चाहिए तो डिविडेंड का रेट बढ़ा दो, डिविडेंड देना स्टार्ट कर दो, लोग अपने आप ही ना रिटर्न के चक्कर में पैसा देना स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है ना। और आपको पैसा नहीं चाहिए तो डिविडेंड का रेट कम कर दो, ठीक है, ताकि डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट ही ना रहे, मतलब लाभांश वाला। तो अगर आपको पूंजी बाजार में कैपिटल मार्केट से पैसा चाहिए तो आपको लालच देना पड़ेगा सामने वाले को। लालच किस फॉर्म में दोगे कि मैं आपको लाभांश दूंगा, लाभ का अंश दूंगा, मैं आपको डिविडेंड दूंगा। क्लियर हो गया। तो चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है ना। काफी कंटेंट हमने कर लिया वैसे पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।